हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कक्षा 12 की इतिहास विषय की क्लास में। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वैभवशाली भारत, उसी चैप्टर के अंतर्गत अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक काल के दौरान आर्थिक जीवन की उपलब्धियों से संबंधित है। तो आर्थिक जीवन की उपलब्धियों के संबंध में अगर हम देखें तो प्राचीन काल में आर्थिक समृद्धता की वजह से, यानी कि प्राचीन काल में भारत आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध था। इसी वजह से भारत को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया कहते थे। अब आर्थिक जीवन के आधार पर जो है भारत क्या था? कृषि प्रधान देश था, यानी कि अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई थी। और इसमें कृषि और पशुपालन दो प्रमुख व्यवस्था थे। और ये अर्थव्यवस्था का जो आधार था, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, उसका आधार था गाय, जिसको अघन्य प्राणी माना गया, यानी कि ऐसा प्राणी जिसका वध नहीं किया जा सकता है, जिसको नहीं मारा जा सकता, ऐसा प्राणी का दर्जा उसको गाय को प्राप्त था। और गाय जो है पूरी अर्थव्यवस्था का आधार थी। अब ऋग्वेद में जो बताया गया है, जुताई, बुवाई, फसलों की कटाई, है ना, इन सब के बारे में बताया गया है। और यह भी बताया गया है कि खेतों में जो हल जोता जाता था उसमें बैलों का प्रयोग करते थे, यानी कि बैल द्वारा हल जोतना। फिर नहरों का उल्लेख भी किया गया है, नदियों से नहरें निकाल करके फसलों की सिंचाई करना। अब व्यापार की बात करें तो व्यापार भी उन्नत अवस्था में था, है ना। दूसरे देशों से भारत में आंतरिक भी और दूसरे देशों से अंतर्देशीय व्यापार भी होता था। अब व्यापार का जो माध्यम था उस समय वो था वस्तु विनिमय। अधिकतर वस्तु विनिमय का उपयोग किया जाता था। फिर कृषि की तकनीकों के बारे में, तो उस समय जो सिस्टम था कि ऐसे बड़े बड़े हल उस समय होते थे जिसमें एक साथ 12 बैल जोते जा सकते थे, इतने बड़े हल होते थे। और खाद के लिए गोबर का इस्तेमाल उसमें किया जाता था, यानी कि पशुओं के गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस बात का उल्लेख भी किया गया है प्राचीन भारतीय साहित्य में। इसके अलावा जब व्यवसाय होता था, व्यापार होता था, तो व्यापार के साथ अलग अलग व्यापार से जुड़े हुए व्यावसायिक संघ भी होंगे। तो व्यावसायिक संघों का भी उल्लेख इसमें किया गया है। और व्यावसायिक संघों में जैसे प्रमुख शब्द जो आते हैं इसमें श्रेष्ठी, गण, गणपति, इन शब्दों का उसमें उपयोग किया जाता था। ठीक है, श्रेष्ठी का मतलब सेठ होता है, कोई बड़ा व्यापारी, है ना, इस तरह से। फिर इसके बाद आते हैं महाकाव्य काल के दौरान आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो महाकाव्य काल के दौरान दो प्रकार की फसलें इसमें बोई जाती थी। एक तो होती थी वनय फसलें, वनय जो बनाए वन से, यानी कि वन में उत्पन्न होने वाली फसलें, यानी कि वनों में जितनी भी सामग्री मिलती है इससे संबंधित औषधियाँ, लकड़ी वगैरह, वो सब, है ना, इमारती लकड़ियाँ, वो सभी इसमें आती है। और दूसरी जो फसल थी वो थी कृष्ट। कृष्ट ऐसी फसल जो कृषि कार्य के द्वारा, यानी कि कृषि कार्य में मेहनत करके आदमी जो फसलें उत्पादित करता था, फसलें उगाता था, वो कहलाती थी कृष्ट फसलें। इसको गोधूम भी कहा गया है, गोधूम फसलें। तो गोधूम फसलें कौन कौन सी थी, किन फसलों की खेती होती थी, कृषि होती थी? वो थी गेहूँ, यव, यव का मतलब जौ, फिर चावल, उड़द, चना, तिल आदि फसलें उस समय बोई जाती थी कृषि कार्यों के अंतर्गत। और उस समय जो हम बात करें तो सरकार, यानी कि राज्य, राजा किसानों से टैक्स वसूल करता था। और वो टैक्स कितना होता था कि कृषि जितना, मतलब किसान जितना उत्पादन कर रहा है, जितना कृषि कार्य कर रहा है, जितनी फसल उत्पादन कर रहा है, उस फसल का 1/6 से लेकर के 1/10 भाग तक कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है। और व्यापार देशी व्यापार भी था और अंतर्देशीय व्यापार भी था। देशी व्यापार यानी कि देश के अंदर जो व्यापार होता है, वो अंतर्देशीय व्यापार यानी कि दूसरे देशों से, पड़ोसी देशों से व्यापार करना। तो ये दोनों तरह के व्यापार उस समय प्रचलित थे। अब हम बात करते हैं कला संबंधी उपलब्धियों की। कला के क्षेत्र में प्राचीन भारत के लोगों की क्या उपलब्धियाँ थी? तो इस दौरान जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और इसके मानने वाले जो इसके धर्मानुयायी थे, या फिर जो राजा इन धर्मों को सपोर्ट करता था, उन राजाओं के द्वारा क्या किया गया कि अलग अलग समय में मठ, मंदिर, चैत्य, विहार, स्तूप और मूर्तियाँ बनवाई जाती थी उस समय।
जैसे उदाहरण के लिए बता रखा है कोलवी की बौद्ध गुफाएं, फिर सांची और बारहुत के स्तूप, सांची का स्तूप जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। फिर अमरावती स्तूप, कारले और बाजा इसकी गुफाएं है ना। यहाँ के चैत्य और विहार भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक धरोहर है प्राचीन काल की। और मूर्तिकला के क्षेत्र में देखा जाए तो मूर्तिकला के क्षेत्र में दो तरह की मूर्तिकला उस समय भारत में प्रचलित थी। एक तो मथुरा शैली वाली मूर्तिकला और दूसरी गांधार शैली की मूर्तिकला। ये दोनों मूर्तिकलाएं उस समय प्रसिद्ध थी। फिर भित्ति चित्रों की बात करें, भित्ति का मतलब होता है दीवार, ठीक है ना। गुफा की दीवार या महल या किले की दीवार है ना, स्तूप या विहार की दीवारें भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी बिल्डिंग, किसी भी तरह की बिल्डिंग की दीवार हो सकती है, तो उन दीवारों पर भित्ति चित्र बनाना। और ख़ास तौर से प्राचीन काल की बात करें तो अजंता की जो गुफाएं हैं, उन अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र की बात इसमें की गई है, जो कि काफ़ी उत्कृष्ट है, ठीक है ना। ये इसके उदाहरण है। अब अपन बात करें रसायन विज्ञान की, तो उस समय क्या है कि धातु विज्ञान या रसायन विज्ञान, तो वैदिक काल में धातु को पिघला करके, कोई सी भी धातु, सोना, चांदी, लोहा है ना, तांबा, तो उस धातु को पिघला करके विभिन्न आकार देना, यानी कि उसको अलग अलग आकारों में ढाला जा सकता था। ये कला प्राचीन भारत के लोग जानते थे। फिर ऋग्वेद में स्वर्ण आभूषणों के बारे में जानकारी दी गई है कि लोग स्वर्ण आभूषणों का प्रयोग करते थे, महिलाएं और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, ठीक है ना। इसमें नाम दिया हुआ है कर्ण शोभन, यानी कि वो उपकरण जो कि आपके कानों की शोभा बढ़ाए, यानी कानों में पहनने वाले उपकरण, तो कर्ण शोभन के बारे में उल्लेख मिलता है। फिर निष्क जो होता है वो होता है सोने का सिक्का, कॉइन, तो ये उस समय चलन में थे। फिर वस्त्र निर्माण कला के बारे में देखें, कपड़ा बनाने वाली कला, तो वो भी काफ़ी उन्नत अवस्था में थी, है ना। फिर काष्ठ कला, यानी कि लकड़ी से बनाई जाने वाली वस्तुएं, जो भी वस्तुएं, जो फर्नीचर भी हो गया, खिलौने हो गए, मूर्तियाँ हो गई, है ना, काष्ठ कला से संबंधित, तो इसमें भी लोग इससे भी परिचित थे, पारंगत थे। अब बात करते हैं विज्ञान संबंधी उपलब्धियों की। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया प्राचीन भारत के लोगों ने, तो सबसे पहले जो ग्रंथ हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ भारतीय साहित्य के, वो हैं वेद। तो वेदों में हमें गणित, विज्ञान, रसायन, ज्योतिष, खगोल, है ना, इन सभी विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। और इनकी रचना किस में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी प्रारंभ में, लेकिन उनका जो क्या है, समय समय पर बाद में अरबी भाषा में, लैटिन भाषा में और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी हुआ है। और इस अनुवाद के द्वारा जो है भारतीय ज्ञान जो है वो विदेशों में फैला है। अब बात करें चिकित्सा विज्ञान की, तो इसमें चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत आयुर्वेद जो है वो सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है भारत की, ठीक है। तो आयुर्वेद की परंपरा प्राचीन है भारत में। इसमें भिषक जो कहा जाता है चिकित्सक को, है ना, डॉक्टर, ठीक है, उसके द्वारा उपचार, और उपचार भी कैसा, अगर कोई हड्डी टूट गई है तो उन हड्डियों को उपचार करके उनको वापस जोड़ देना, इस बात का सबसे पहले उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में किया गया। फिर चिकित्सा विज्ञान जो है वो काफ़ी विकसित था, और इस दौरान जो प्रमुख विद्वान थे, जिनको डॉक्टर कह सकते हैं, प्रोफेसर बड़े बड़े उस समय के भारत के, जिसमें चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, है ना, ये दोनों तीनों जो है मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी फेमस थे, प्रसिद्ध विद्वान थे। अब आयुर्वेद शब्द निकला कहाँ से? तो इसका उद्गम हुआ है ब्रह्मा से। ब्रह्मा ने दक्ष, भास्कर को इसका ज्ञान दिया, फिर इन्होंने अश्विनी कुमार को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, और जो है इससे ये ज्ञान जो है आगे से आगे बढ़ता रहा। और साथ ही अश्विनी कुमार ने क्या किया कि चिकित्सा के क्षेत्र में औषधियों का पहली बार प्रयोग किया, यानी कि पहले जड़ी बूटियाँ जो कि औषधियों में काम में ली जाती है, उनको उगा करके उन जड़ी बूटियों को औषधि के रूप में उपयोग किया, कि किस तरह से प्राकृतिक वनस्पति को, एक विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति का उपयोग चिकित्सा के लिए किया जा सकता है, इलाज के लिए किया जा सकता है, ये इन्होंने बताया। अब आयुर्वेद जो ग्रंथ है, जो कि ऋग्वेद का ही एक भाग है, तो वेदों का ही एक भाग है, तो आयुर्वेद में क्या बताया गया है कि विभिन्न व्याधियों,
यानी कि बीमारियां, अलग अलग तरह की बीमारियों के उपचार का उसमें उल्लेख मिलता है कि कौन सी बीमारी कैसी होती है, उसके क्या लक्षण है, उसका कैसे इलाज किया जा सकता है, उसके लिए इलाज के लिए क्या करना होगा, या कौन सी वस्तु कौन सी दवा उसमें काम में ली जाएगी, यानी कि जड़ी बूटी उसमें काम में ली जाएगी। तो ये सब उसमें बताया गया है। तो इसके लिए आयुर्वेद में देखो त्रिधातु सिद्धांत दिया है, त्रिदोष सिद्धांत कौन से, वात, कफ और पित्त, ठीक है ना। मनुष्य में ये 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, रोगी मनुष्य में वात, कफ और पित्त का। और जितनी भी बीमारियां होती है वो इन तीनों से ही संबंधित होती है, ठीक है ना। मैक्सिमम 90% बीमारियां वात, कफ और पित्त से संबंधित होती है और इसको त्रिदोष कहा गया है। तो त्रिदोष सिद्धांत दिया है। फिर पंच तत्व, यानी कि मनुष्य शरीर के जो 5 तत्व हैं उसके बारे में। फिर सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन में जो मुख्य रूप से सिद्धांत आता है वो सप्त धातु सिद्धांत, 7 धातुओं से संबंधित सिद्धांत इसमें बताया गया है, जो कि काफ़ी उपयोगी है। फिर सुश्रुत, जो प्राचीन काल के एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, चरक भी डॉक्टर थे, धन्वंतरी भी डॉक्टर थे, बड़े बड़े प्रोफेसर है ना, ऋषि मुनि, इन्होंने क्या किया, शल्य चिकित्सा के बारे में बताया है। और शल्य चिकित्सा के अष्टांग यानी कि 8 अंगों के बारे में इन्होंने बताया, इसके ऊपर विशद वर्णन किया है सुश्रुत ने। और चरक संहिता में, जो कि चरक ने लिखी थी, तो इसमें चरक में क्या है कि विभिन्न प्रकार की औषधियों, दवाओं का वर्णन है, ठीक है ना, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी औषधि काम में ली जाएगी। फिर बाघ भट्ट ने क्या कहा है इस बारे में कि उसने क्या कहा कि आयुर्वेद के ज्ञान को उसने व्यवस्थित किया और कई रोगों के लक्षण और उपचार के उसने उपाय बताए हैं बाघ भट्ट ने, ठीक है ना। आयुर्वेद में जो भी ज्ञान बिखरा पड़ा था उस ज्ञान को इसने संकलित किया, व्यवस्थित किया। अब गणित के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के काल से ही भारत के लोगों को गणित का ज्ञान था, ठीक है ना, गणित की संख्याओं का ज्ञान था, गणित के सूत्र वगैरह वो सभी जानते थे, है ना। किस कार्य के लिए कौन सा साइन इसमें काम में लिए जाएंगे, प्लस के लिए क्या होगा, माइनस के लिए, इन सब के लिए कौन कौन से साइन काम में लिए जाएंगे, वो सब उनको पता थे। तो इसमें क्या है, किसी भी संख्या को 10 अंकों में व्यक्त करना, किसी भी संख्या का, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो उसको 10 अंकों तक में व्यक्त कर देना। फिर हर संख्या का निरपेक्ष मूल्य ज्ञात करना, स्थानीय मूल्य ज्ञात करना, ये सारे जो सिद्धांत थे वो उनसे परिचित थे, ये सभी बातें वो लोग जानते थे। अब इसमें जो देखो वर्गमूल, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, है ना, इन सब का क्षेत्रफल निकालना, पाई और पाई का मान, है ना, निकालने का ज्ञान जो है वो आर्यभट्ट ने दिया है, आर्यभट्ट ने ही आविष्कार किया इन सब का। तो एक गणितज्ञ तो हो गया आर्यभट्ट आपके। दूसरा गणितज्ञ की जो बात नाम दिया हुआ है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने जो ग्रंथ लिखा है सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि में उसने अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के बारे में बताया है। फिर बात करते हैं बोधायन की। तो बोधायन ने जो है चित्ती प्रमेय जो कि आप पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, तो पाइथागोरस से भी पहले बोधायन ने ये दिया था चित्ती प्रमेय, जिसकी जानकारी हमें मिलते हैं शुल्ब सूत्र नामक ग्रंथ में, जो कि इसने बोधायन ने लिखा है। और वर्ग सूत्र का सिद्धांत भी इसने दिया। अब बात करें कात्यायन की, तो कात्यायन ने वृत्त के ग्राफ को कैसे नापा जा सकता है उसकी विधि कात्यायन ने दी है। फिर खगोल और ज्योतिष क्षेत्र में भारत की क्या उपलब्धियाँ रही, तो उसमें देखिए आप, प्राचीन भारत के लोगों को अंतरिक्ष, तारे, ब्रह्मांड, इन सभी का उनको ज्ञान था, बारीकी से वो लोग जानकारी रखते थे, इस बारे में ज्ञान रखते थे। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें देखो, पृथ्वी का आकार, फिर पृथ्वी का भ्रमण, सूर्य के चारों ओर भ्रमण करना, ठीक है, वो तो परिभ्रमण। फिर परिक्रमण यानी कि अपने ही स्थान पर खड़े खड़े गोल गोल घूमना, जिससे दिन रात बनता है, ठीक है। फिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और नक्षत्र, जो 10-12 जो भी नक्षत्र हैं उनके बारे में इनको ज्ञान था। बात करें आगे इसमें खगोल शास्त्री, ठीक है ना, खगोल और ज्योतिष के अंतर्गत खगोल शास्त्री की बात करें तो मुख्य रूप से जो खगोल शास्त्री का नाम आता है एक बार फिर से आपके यहाँ पर आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट ने क्या बताया, पृथ्वी के भ्रमण के बारे में, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बताया आर्यभट्ट ने। फिर तारों और ग्रहों की गति का भी इसने वर्णन किया कि तारे और ग्रह जो है वो गतिमान होते हैं, गति करते हैं हमेशा। फिर 12 राशियों के बारे में भी बताया है,
आर्यभट्ट ने 12 राशियाँ बताई है, 27 नक्षत्र बताए हैं, चंद्रमास, 12 मास, इनका वर्ष, फिर चंद्र वर्ष और सौर वर्ष, पुरुषोत्तम मास, है ना, इन सभी की जानकारी दी थी। पुरुषोत्तम मास जैसे कि आज का जो अधिवर्ष होता है ना, लीप ईयर, वो होता है पुरुषोत्तम मास। जैसे लीप ईयर में वो लीप मंथ कौन सा होता है, फरवरी होता है, उसी तरह से पुरुषोत्तम मास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इसके बाद बात करते हैं वैशेषिक दर्शन की। तो वैशेषिक दर्शन जो दिया है वो दिया है महर्षि कणाद ने। तो महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन जो दिया है, ठीक है ना, उसके रचयिता है। फिर अणु सिद्धांत दिया है इन्होंने, भौतिक विज्ञान के बारे में जानकारी है उसके अंदर। फिर पदार्थ के बारे में इन्होंने जानकारी दी है कि पदार्थ क्या होता है, उसके संगठक तत्व कौन कौन से हैं, उसके गुण कौन कौन से हैं, ये सभी सिद्धांत जो है महर्षि कणाद ने दिए हैं। फिर पदार्थ, कार्य, शक्ति, वेग, गति संबंध सिद्धांत प्राचीन भारतीय ऋषियों ने दिए, यानी कि फिजिक्स, है ना, फिजिक्स का बहुत बड़ा विद्वान था कणाद, और ये फिजिक्स पर लिखा हुआ जो है ना दर्शन है, ग्रंथ है वैशेषिक दर्शन। और इन्होंने आगे क्या कहा है कि रासायनिक मिश्रण का ज्ञान भी उस समय भारतीयों को था, है ना। उदाहरण के लिए अगर देखें तो दिल्ली के पास मेहरौली में, पुरानी दिल्ली जो भारत देश की राजधानी है दिल्ली, तो वहाँ जो पुरानी दिल्ली के पास में मेहरौली जो है, उस मेहरौली में एक लौह स्तंभ है जो कि जब मौर्य साम्राज्य का जो राजा था अशोक के शासनकाल में बना हुआ था। और इसकी विशेषता क्या है कि लगभग 2500 साल बीतने के बाद भी उस स्तंभ पर, यानी कि उस पिलर पर, स्तंभ पर अभी तक जंग नहीं लगा है ना। तो इस हिसाब से सोच सकते हैं कि कितना मतलब रसायन के क्षेत्र में कितना नॉलेज था भारतीयों को, कि उनके द्वारा बनी हुई चीज़ पर आज तक जंग नहीं लगा। बाकी आज क्या होता है कि कुछ ही दिनों पहले बनी हुई लोहे की, स्टील की कोई भी चीज़ होती है तो ज़रा सी अगर खुली रह जाए, पानी लग जाए तो उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। तब मेहरौली का लौह स्तंभ की क्या विशेषता, वो हज़ारों सालों से खुले में पड़ा हुआ है, धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी, इन सब के बावजूद भी वो वैसा का वैसा है, आज तक उसके ऊपर जंग नहीं लगा है, ठीक है ना। तो प्राचीन भारत में आश्रम मानव का मार्गदर्शन करने वाली प्रयोगशालाएँ थी, यानी कि आश्रम क्या थे, वो मानव जीवन का मार्गदर्शन करती थी। खास तौर से विशिष्ट रूप से वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, जब मनुष्य अकेला रहता था, वन में रहता था, ठीक है ना, जब वो सिर्फ चिंतन करता था, तो इस चिंतन के दौरान ही उस समय के मानव ने, भारतीयों ने ये इतनी प्रकार की खोजें की, है ना, जिसकी वजह से प्राचीन भारतीय साहित्य बहुत ही समृद्ध हो पाया। तो भारतीयों के भौतिक प्रगति का जो मूल में जो है वो है आध्यात्मिक प्रेरणा। अध्यात्म की खोज के दौरान उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान भारतीय साहित्य की, सभ्यता की अमूल्य निधि है। तो इस तरह से जो है आपका ये जो चैप्टर है वैभवशाली भारत का, वो आज फिनिश होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर के संबंधित जो प्रश्न हैं वो कुछ समय बाद आपको पोस्ट किए जाएंगे, और समय पर आप कृपया होमवर्क पूरा करें और हमें उसका वापस रिप्लाई करें। धन्यवाद।